डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज आप लोगों के सेंटअप एग्जाम में जो क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम चल रहा है उसमें हिस्ट्री का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में कि हिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों ने एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन सही कर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के एग्जाम में आपका कौन सा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1861 ईस्वी में आपको भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना हुई थी। जिनके पहले जो जनरल डायरेक्टर बनाए गए थे वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी की यानी भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक प्रमुख शहर है जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी है जो आपको कहां है तो ये आपको सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि RS विष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ है। तो देखिए धौलावीरा का उत्खनन जो है वो रियल में शुरुआत जो किया गया था वो जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में RS विष्ट ने इसका उत्खनन 1990 से लेकर 2005 के बीच में किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो अभी अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही देखा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1861 ईस्वी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक था। देखिए दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में आपको चेनाब नदी के किनारे तक फैला हुआ था। अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में ये आपको दईमाबाद जो महाराष्ट्र में था नर्मदा नदी के किनारे। अगर आप पूरब में बात करेंगे तो पूरब में जो था ये आपको था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम में हो जाएगा आपको सुतकांगे डोर जो दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आपसे पूछा है कि इसका विस्तार पूरब में कहां तक था तो पूरब में कहां हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ। तो देखिए अगर महाजनपद के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि महाजनपद जो है वो आपको जिनमें 16 महाजनपद हुए हैं जिनका जो उल्लेख है वो आपको जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, ठीक या सूत्र। उसके बाद एक आपका बौद्ध ग्रंथ है ठीक जिसका नाम है आपको अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में आपको महाजनपदों का उल्लेख है और कितने महाजनपदों का उल्लेख है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जिनमें आप अगर इनका उदय की बात करें तो ये हुई है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस पर का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7
गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी ही बात किया कि टोटल जो है ये आपको 16 महाजनपद था, जिसमें से आपको वज्जी वैशाली एक ऐसा महाजनपद था जहां आपको गणतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। और यही नहीं, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो वज्जी वैशाली में हुई थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो देखिए, बिंबिसार के बारे में अगर बात करें तो ये मगध का एक वंश है, हर्यक वंश, उनका शासक था, या उनकी कह सकते हैं कि उनके संस्थापक थे। तो इस प्रकार आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिका किसने लिखी है? तो अब देखिए, इंडिका के जो राइटर है वो है मेगास्थनीज। वो कौन है? मेगास्थनीज। और अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इस पे ब्रीफिंग कर दे मेगास्थनीज के बारे में, तो आप लोग सुने होंगे सिकंदर महान। सिकंदर महान का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उनका यह मेगास्थनीज जो था वो क्या था? राजदूत था, जो राजदूत बनकर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और जो भारत के बारे में जानता है उनको अपनी किताब इंडिका में वर्णित करता है। इस प्रकार आपको 9 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, वो ये है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहां मिले हैं? अब देखिए, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं कि अभिलेख जो है वो बेसिकली आपको कह सकते हैं कि 3 तरह के होते हैं। एक है तो होते हैं आपको स्तंभ लेख, ठीक, एक होते हैं आपको शिलालेख, और एक होते हैं धातु लेख, या एक आप अन्य प्रकार के भी कह सकते हैं कि गुहा लेख। ये गुहा लेख जो होते हैं वो गुफाओं में आपको चित्रित फॉर्म में या लिखे इंस्क्रिप्शन जो रहते हैं वो गुफाओं में होते हैं, और इनके जो साक्ष्य मिले हैं ये आपको बिहार की बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी से मिले हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? तो देखिए, अशोक के अभिलेख की अगर आप बात करें तो अशोक के जो कुल वो 14 शिलालेख हुए हैं, ठीक, जिनमें से इनके 13वें शिलालेख में आपको किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है, जिसमें आपको जो पद्मावती रहती है वो जब युद्ध करने आती है तो अशोक जो है स्त्रियों को देखकर वह युद्ध नीति त्याग देता है और यहीं से वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अशोक का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो देखिए, अशोक जो राजा था वो मगध का था, और मगध के किस वंश का ये राजा था? तो ये आपको मौर्य वंश का था, और इनकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। इस प्रकार इनके राज्याभिषेक भी कहां होगा? पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो देखिए, एक शक शासक है, ठीक, जिनका नाम है रुद्रदामन, ठीक, जिन्होंने आपको सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगर हम लोग सुदर्शन झील की बात कर ले तो इनका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त के एक गवर्नर रहे, आई थिंक, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने बनवाया था, और जिनका जो है आपको मरम्मत वो रुद्रदामन ने करवाया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अष्टध्यायी
किसने लिखी? तो अगर हम लोग अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी पाणिनि की एक रचना है जो संस्कृत में है और ये व्याकरण की एक महान रचना में से आपको मानी जाती है। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये थे आपको मगध के एक वंश या एक शासक। मगध में अगर हम लोग राज करने वाले वंशों के बारे में बात करें तो वो थे आपको एक हर्यक वंश, उसके बाद आपको हो जाएंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद आपके हो जाएंगे कण्व वंश, उसके बाद हो जाएंगे आपके सातवाहन वंश। ठीक, ये ये जो है आपको मगध पे राज करने वाले वंशों का क्रम है। आप चाहिए तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद जो राज करेगा तो मौर्य साम्राज्य के बाद राज कौन करेगा? शुंग वंश। लेकिन यहां आपको बोला है कि दक्कन में यानी दक्षिण में, और यहां ऑप्शन में आपको कोई शुंग वंश दिया ही नहीं है। यहां पे चालुक्य, काकतीय, चोल दिया है, तो इसके बाद वाला सीधे शुंग के बाद न तो कण्व भी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका सातवाहन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको याद करने का ट्रिक भी लिख सकते हैं, ये बड़ा इजी है। हसीन माशुका सात, ह से हर्यक वंश हो जाएगा, स से शिशुनाग वंश हो जाएगा, नौ से आपका नंद वंश हो जाएगा, मा से मौर्य वंश हो जाएगा, सु से शुंग वंश हो जाएगा, क से कण्व वंश हो जाएगा, सात से सातवाहन वंश हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं कि मगध पे राज करने वाले वंशों का ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 16। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो देखिए संगम साहित्य जो रचा गया था वो तमिल भाषा में था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो देखिए कौमुदी महोत्सव नामक नाटक है, इसकी रचना जो है ये विजयका ने की थी, या विजय भद्र जिसे भी कहते हैं या वज्जी भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? तो देखिए गुप्त काल जो सर्वाधिक फला फूला आगे बढ़ा है वो बढ़ा है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे। इस प्रकार आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 19। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? अब देखिए मेहरौली के लौह स्तंभ की बात करें तो मेहरौली के लौह स्तंभ को वो चंद्रगुप्त प्रथम, कहीं कहीं आपको द्वितीय आता है, तो इसमें थोड़ा डिबेट है। कोई कोई आपको इतिहासकार इनके बनाने का जो काल है वो द्वितीय लिखते हैं, ज्यादातर द्वितीय ही लिखते हैं। ओवरऑल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। जो वर्तमान में आपको ये लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। यह लौह स्तंभ अपने अद्भुत डिजाइन और अपने जंगरोधी जो प्रक्रिया उसके लिए जाना जाता है कि लगभग आपको 1600 वर्ष हो गया है और अभी तक ये आपको जैसे का तैसे खड़ा है, इसमें अभी तक कोई जंग उंग नहीं लगा है। तो ये इसकी खासियत है। इस प्रकार इसको बनाने वाले जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी गुप्त काल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? तो देखिए प्राचीन समय में आपको एक प्रकार का दान था अग्रहार, जो आपको वेद का पठन पाठन या अध्ययन करने वाले या उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हें दिया जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21।
ऋग्वेद का रचना काल क्या था? तो देखिए आप लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़े होंगे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय आता है वो उत्तर वैदिक काल आता है, जिसे हम लोग ऋग्वेदिक काल और उसके बाद है मतलब उत्तर वैदिक काल में हम लोग बांटते हैं, जिसमें ऋग्वेद जो निर्माण हुआ था वो आपको 1500 है से लेकर आपको 1000 बीसी के बीच में हुआ था। ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,000 से ज्यादा इनमें ऋचाएं है। और इनका निर्माण कब हुआ है? 1500 से लेकर 1000 बीसी के पहले। और वहीं अन्य वेद की बात करें, जैसे आपका यजुर्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है, अथर्ववेद हो जाता है, ये सभी आपको 1000 बीसी के बाद इनका रचना हुआ है। जो नवीन आपको वेद है, सबसे नवीन आपको अथर्ववेद हो जाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक होंगे वो थे मखवली पुत्र गोसाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो अगर हम लोग महावीर के बारे में बात करें तो महावीर के बारे में आपको पता होगा कि ये जैन धर्म के अंतिम मतलब गुरु थे। टोटल जैन धर्म में 24 गुरु हुए थे, ठीक, जिसमें से आपको ये जैन धर्म के आखिरी गुरु थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जिनका जो जन्म हुआ था, जिनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये जंभी ग्राम में आपको रिजुपालिका नदी के किनारे जो वर्तमान में जम्मू है वहां हुआ था। हालांकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की जो बात है उसके बाद इनके पहले उपदेश का जो है वो स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विपुलाचल पहाड़ी है, विपुलाचल पहाड़ी राजगिरा हमें, जहां इन्होंने उपदेश दिया था, पहला उपदेश। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजगिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा कही गई बात, उनके द्वारा बताई गई बातों को जो संकलित किया गया है वो किया गया है आपको त्रिपिटक में, जो कितने हैं, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि 3 है। एक है आपको सुत्त पिटक, एक है आपको विनय पिटक, एक है आपको अभिधम पिटक, ठीक। तो देखिए सुत्त पिटक है जिसमें आपको गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है या उल्लेख है। विनय पिटक में आपको संघ और नियम अनुशासन का उल्लेख है। अभिधम में अगर हम लोग बात करें तो अभिधम में जो है आपको नैतिकता, उसके बाद आदर्श या तर्क वगैरह आपके मतलब कुछ विचार उचार का उल्लेख है। तो इस प्रकार आपको पूछा है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख, तो ये हो जाएगा विनय पिटक आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो मंदिर निर्माण की अगर उत्तर भारतीय शैली की बात करें तो भवन बनाने की कई आपको शैली है, जिनमें आपको एक बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है। ये द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में मौजूद थी, नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में मौजूद थी, और बेसर शैली दोनों का ये सम्मिलित यानी मिश्रित रूप था, ठीक। तो इस प्रकार पूछा आपको मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली, तो उत्तर भारतीय शैली आपको कौन हो जाएगा? नागर शैली, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 26, अलबरूनी भारत कब आया था? तो आपको पता होगा कि अलबरूनी जो है आपको 1017 ईस्वी में, लगभग 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ आपको भारत आया था। महमूद गजनवी वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत पर आपको 1000 से लेकर आपको 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया था। कुल कितने बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था।
और ये जो अलबरूनी है वो उन्हीं के साथ भारत आया था और वो आया था 1017 में, इट मींस 11वीं शताब्दी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इब्न बतूता का संबंध कहां से? तो इब्न बतूता भी एक यात्री था जो आपको मोरक्को का रहने वाला था और ये आया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी तुगलक वंश में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें आपको क्या कर दिया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया भी था और बाद में इन्हें चीन अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। इस प्रकार इब्न बतूता कहां का था? तो मोरक्को का था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो देखिए अभी हम लोग ने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा। इब्न बतूता की एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है आपको रेहला, जो बड़ा फेमस है। इन रेहला में उन्होंने नारियल तथा पान पत्ता का उल्लेख किया हुआ। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो देखिए आपको एक फ्रांसीसी विद्वान हुए जिनका नाम है फ्रांसिस बर्नियन, जो आपको औरंगजेब के समय में आया था, ठीक, जो लगभग आई थिंक 1656 से 1668 कह सकते हैं 68 ईस्वी तक भारत में रहा था, जिनकी ही यात्रा वृत्तांत जो है वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, फ्रांसीसी बर्नियर जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो देखिए अभी हम लोगों ने बताया कि फ्रांसीसी बर्नियर जो है वो 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक रहा था। इस प्रकार ये टोटल आपको 12 वर्ष हो जाएगी। आई थिंक कहीं 10 वर्ष भी शायद दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 31, अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए अलवार और नैनार संत जो थे वो दक्षिण भारत में मौजूद थे। अलवार जो थे बाबा ये विष्णु से संबंधित थे और इसमें कुल टोटल 12 संत थे, जिनमें से एक संत का नाम याद रखिएगा अंडाल, जो एकमात्र महिला संत थी, जो आपको क्या थी, एकमात्र महिला संत थी। वहीं अगर नैनार की बात करें तो नैनार जो है ये शिव को मानने वाले थे, जिनके संतों की कुल संख्या जो थी वो 63 थी। तो आपको पूछा है अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अलवार और नैनार संतों का जो संबंध हो जाएगा वो दक्षिण भारत। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 32, भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया है? तो देखिए भक्ति परंपरा की जो शुरुआत उत्तर भारत में की है वो आपको किए हैं रामानंद जी। वो कौन किए हैं? रामानंद जी। लेकिन भक्ति दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपको निर्गुण और एक होते हैं आपको सगुण। एक में होता है ईश्वर के आकार को यानी उनके मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है, और एक में आपको जो होता है कि ईश्वर को नकारा जाता है, उनके आकार को यानी उनका मूर्ति नहीं बनाया जाता है। तो यहां पे पूछा है आपको निर्गुण यानी जिसमें ईश्वर का आकार नहीं है। तो इस परंपरा की जो शुरुआत की है उत्तर भारत में वो किए हैं कबीर। कौन किए हैं? कबीर। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए कश्फ अल महजूब ग्रंथ के जो लेखक है वो है अबुल हसन अल हजविरी, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? देखिए तो चिश्ती सिलसिला की बात करें तो इसकी शुरुआत जो भारत में वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में गेसूद राज ने किया था, बंदा गरीब गेसूद राज ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो विट्ठल मंदिर के बारे में बात करें तो ये हम्पी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। हम्पी की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। दक्षिण भारत के इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी राजधानी हम्पी रही। इन्हीं में आपको देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय जैसे महान शासक हुए हैं। इस प्रकार आपको विट्ठल मंदिर कहां हो जाएगा? हम्पी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें, अमरनायक कौन थे? तो देखिए अमरनायक, ये इनका भी संबंध जो है ये विजयनगर साम्राज्य से ही है, और अमरनायक जो आपको सैन्य प्रशासन संभालते थे उनको कहते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैनिक कमांडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? देखिए, तो अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ऊपर बात की है अलवार संत की, जिनकी संख्या कितना बताए हैं आपको? 12, और इन 12 में से एकमात्र महिला संत थी। कौन? जिनका नाम था अंडाल। और अलवार किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे? विष्णु को। और ये जो अंडाल थी ये विष्णु को अपना पति मानती थी और उसका वो भक्त करती थी। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो इनके मुख्य काव्य संकलन के नाम की बात करें तो वो है नलिर दिव्य प्रबंधम। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे? तो वो थे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में बारबोसा और डोमिंगो पेज नाम के 2 पुर्तगाली यात्री आए थे। लेकिन इन पुर्तगाली यात्री में जिन पुर्तगालियों ने जलाशय का आंखों देखा वर्णन किया वो थे डोमिंगो पेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है आपको कॉलिन मैकेंजी। ये कौन है? कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? तो शेख अहमद सरहिंदी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, जिन्होंने जो पत्र वगैरह लिखा उनका जो है संग्रह वो मकतूबात ईमान रब्बानी में क्या गया है? इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो नक्शबंदी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो बाकी बिल्ला थे, यानी ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है ये 1565 ईस्वी में हुआ, जिससे बनहट्टी, राक्षस तंगरी आदि का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध ऐसा है जिस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए अलवार जो थे वो कहां थे? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत की आपको प्रमुख भाषा कौन है? तमिल भाषा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? हम लोगों ने ऊपर ही बात किया है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह कहां है? अजमेर में है, जो राजस्थान में है, जो भारत में सबसे प्रमुख दरगाहों में से एक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। आईने अकबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखिए आईने अकबरी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक्चुअली अबुल फजल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अकबरनामा। जिनका नाम क्या है?
नामा, जो आपको 3 भागों में बटा हुआ, उन 3 भागों का ये तीसरा भाग का जो नाम है वो है आईने अकबरी, जो खुद 5 भागों में बटा हुआ इस प्रकार। और ये जो रचना थी ये फारसी भाषा में थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? तो मुगल काल में अगर हम लोग विदेशी यात्री की बात करें तो राल्फ फिंच ये भी आए थे, पीटर मुंडी ये भी आए थे, विलियम हॉकिंस ये भी आए थे। इस प्रकार ऑप्शन डी इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि बाबर जो थे, जिनकी एक रचना है बाबरनामा, बाबरनामा रियल में एक्चुअल जो रचना है वो है तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में था, बाद में इन्हें आपको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। वो आपको बाबरनामा में जो जिसमें ही आपको रेहट के बनावट और सिंचाई का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था? तो देखिए मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था वो होता था वजीर, जो आपको दीवान के अंदर आता था। इस प्रकार ऑप्शन ए दीवान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था। तो देखिए ये जो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहां से आप ये ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में आपको विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दिया जाने वाला जो दान है, या मेडाइवल आपको हिस्ट्री में कहेंगे तो वो सयूरगल या सयूरघल था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए जब बाबर आपको आए थे 1526 ईस्वी में, यानी टोटल उनके द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है वो आपको 4 युद्ध है, जिसमें आपको एक पानीपत का युद्ध है, 1527 का आपको खानवा का युद्ध है, 1528 में आपको चंदेरी का युद्ध है, 1529 में आपको घाघरा का युद्ध है। ये खानवा का युद्ध जो है ये आपको जो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो देखिए हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं पर के आधारित एक रचना है या ग्रंथ है, जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा आपको लिखा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि पानीपत युद्ध के द्वारा जो है आपको कौन आए थे? बाबर आए थे। और बाबर का संबंध किस वंश से था? मुगल वंश से, यानी बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1540 में कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपको 1540 ईस्वी में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच। और इस युद्ध के द्वारा हुमायूं को अपनी जीवन जो है निर्वासित जिंदगी जीना पड़ा था लगभग 15 सालों तक। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? तो देखिए शुरुआत में अकबर के जो संरक्षक थे या कहिए प्रधानमंत्री थे जो वो थे बैरम खान। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था? तो उन्हें नगदी कहा जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 58,
अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया था? तो आपको पता होगा कि अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो थे टोडरमल, जिनके प्रयासों से ही आपको आईने दहसाला शुरू किया गया था। इस प्रकार अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू किया? तो ऑप्शन सी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? तो कला का महान संरक्षक कौन था? आई थिंक दारा शिकोह को कह सकते हैं, क्योंकि दारा शिकोह जो है वो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और तो इसको ही कहेंगे कि ये आपको कला का महान संरक्षक था। अब देखिए आपको बोर्ड इसका क्या आंसर देता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आया? तो आपको पता होगा कि भारत आने वाले भी पहले व्यक्ति कौन है? वो पुर्तगाली है, और वो तो मुगल काल में ही आ गए। और पुर्तगाली में कौन आए थे? तो वो आए थे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। हालांकि आप 1526 में मुगल आए, इस प्रकार पहले आने वाले भी कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली हो गए, क्योंकि इसके बाद जितने भी है वो सभी बाद में आए हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? तो ये आपको पता होगा सिराजुद्दौला एवं बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62। किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी? तो देखिए औपनिवेशिक शासन की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो वो जो स्थापित हुई थी सबसे पहले गोवा में, जो आपको किधर का प्रदेश है? मुंबई का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आपको 1784 ईस्वी में आया था, विलियम पिट की अध्यक्षता में। यही वजह है कि उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू हुआ था? तो अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये आई थिंक 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये किया गया था आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में। इस प्रकार आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई थी? तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में 1878 ईस्वी में रखी गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसमें पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर सभी लोगों ने विद्रोह किया था। यानी तो इस प्रकार सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सहायक संधि है जो 1799 ईस्वी में आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक, और ये जो है इसे अपनाने वाला पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। इसके बाद अवध, मैसूर सभी ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की थी? देखिए यहां पे थोड़ा सा शुद्ध हिंदी है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसका इंग्लिश दिया हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति जो है यह लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसका शासनकाल आपको 1848 से 56 ईस्वी तक था। इस प्रकार ऑप्शन डी इज
करेक्ट आंसर। इस नीति के द्वारा ही आपको वैसे राज्य जिनके यहाँ कोई वारिस नहीं है, जिनको राज्य को चलाने वाला नहीं, उन राज्यों को हड़प लिया गया था। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो आप लोग पढ़े होंगे वहाबी आंदोलन जो आपको मुस्लिम में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी, जो यूपी के थे आई थिंक, और इनका जो प्रमुख केंद्र था इस आंदोलन का वो पटना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा ये बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और आपको कुछ से कुछ आंसर लगा लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। इस प्रकार आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1858। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपको 1767 में। ऑप्शन इसमें दिया है 1757। आई थिंक इसकी स्थापना 1757 ईस्वी में हुआ है। हो सकता है कि आपको ये 1757 इसमें दिया हो, तो हम लोग ऑप्शन ए पे ही जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि फोर्ट विलियम आपको बहुत ही मशहूर एक किला था जो कहां था? वह कलकत्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे गांधी जी के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है? तो ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था, जिसके कारण ही आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो एक ऐसा एक्ट था जिसमें आपको किसी व्यक्ति को बिना शक के आधार पर आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था, जिनका पूरे भारतवासियों ने विरोध किया। और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में बात करें तो ये आया था वो 1909 ईस्वी में, और इस मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को ही आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सांप्रदायिकता का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? तो आपको पता होगा कि 1918 ईस्वी में शुरू किया गया खेरा सत्याग्रह था, जो खेरा एक गुजरात का एक जगह है जहां आपको किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो ये तो आपको गांधी जी का क्या है? वो ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा होती है बंगाल विभाजन की। किसके द्वारा? तो उसके तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड
कर्जन के द्वारा। हालांकि ये लागू होता है आपको आई थिंक अक्टूबर 1905 ईस्वी, 29 अक्टूबर आई थिंक होगा, आप चेक कर लीजिएगा डेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 80 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? देखिए चरमपंथी नेता का क्या मतलब होता है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे नरम दल और गरम दल। तो गरम दल जो है उन्हीं को क्या कहा जाता है, चरमपंथी नेता कहा जाता है। और जो कौन थे, तो ये इनका सबसे अच्छा ट्रिक है लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों आपके ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कांग्रेस का एक 1916 ईस्वी में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था लखनऊ में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिसके जो थे वो अध्यक्ष थे। क्या थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में आपको यह भी पता होगा कि राजकुमार शुक्ल जो बिहार के चंपारण के रहते हैं, वो गांधी जी से मिलते हैं और वो चंपारण आने का न्योता देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये लखनऊ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला है। और ये शुरू पूछा है तो शुरू 1920 में हो जाए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से? तो देखिए चौरी चौरा एक कांड है या हत्याकांड कह सकते हैं, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है चौरी चौरा, वहां आपको प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस कर्मियों को लॉकअप में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, जिस वजह से महात्मा गांधी काफी आहत हुए थे और अपना असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिए थे। तो ये चौरी चौरा जो है ये कहां है बाबा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। साइमन आयोग भारत कब आया? तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइमन आयोग जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में बना था, जो भारत आया था 1928 ईस्वी में। इसमें टोटल आपको 7 मेंबर थे और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। और ये जो साइमन आयोग है, इस साइमन आयोग के समय में ही आपको भारत के प्रदर्शनकारियों के द्वारा आपको साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। और ये साइमन गो बैक का नारा के जो वास्तविक वास्तुकार है वो कौन थे, वो यूसुफ मेहर अली। और इसी आंदोलन के दौरान आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लग जाती है पुलिसकर्मी के द्वारा और घायल हो जाते हैं, और जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये साइमन आयोग कब आया, 1928, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। उन अधिवेशन में से 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन जो है बउआ, ये बहुत ही फेमस है। उसका रीजन ये है कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन में ही पहली बार आपको तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। और इस अधिवेशन में ही तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और यही रीजन है कि आजादी से पहले आपको 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, तो इस पुराने दिनों की याद को ताजा रखने के लिए और उसकी महत्ता को बरकरार रखने के लिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार आपका लाहौर अधिवेशन बड़ा फेमस है, जो 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा कि लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, और दांडी यात्रा के वजह से ही आपको शुरू हुआ था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जिसको खत्म कराने के लिए गांधी और इरविन के बीच आपको एक समझौता हुआ था 5 मई 1931 ईस्वी को, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 88, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है यह आपको अगस्त 1942 में हुआ है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को मानी जाती है, और इस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे बिहार के एक व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में, कि जब वे भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे तो उस हजारीबाग जेल में थे, और हजारीबाग जेल से जब वो फरार हुए यानी भागे अपने साथियों के साथ दीपावली के दिन, तो वो कहां चले गए? नेपाल, और वहां जाकर वो क्रांतिकारियों को प्रमोट करने के लिए आजाद दस्ता शुरू किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? देखिए, महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए हैं, लेकिन वो जन आंदोलन जो था, मास मूवमेंट जो था पहला, वो था असहयोग जन आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इस प्रकार आपसे पहला पूछा है तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की है? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने वाला जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले आपको एक क्वेश्चन में पढ़े थे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हालांकि दो बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो वो थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान की गई थी? अब देखिए, बंगाल की दीवानी की बात करें तो 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद आपको अहमद शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, जिस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। हालांकि 2 संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। उस समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्वराज दल की स्थापना आपको 1923 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष वो थे CR दास यानी चित्तरंजन दास, और उनके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। आपको पूछा अध्यक्ष, तो सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उनके द्वारा आपको क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और उनके जो आपको अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन आपको यहाँ पे सीधे आपको अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो वो दिया है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में आपको बाबा कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब यहां पे आपका क्या होता है कि पूरा सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर किसी अन्य टॉपिक पे या किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको अगर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।